तो फाइनली गाइज काफ़ी आप लोगों ने डिमांड किया कि फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करिए, तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई का मेंस का मॉक टेस्ट पूरी 100 क्वेश्चंस के साथ, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूडेड है। साथ ही साथ पिछले एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किया। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आप लोगों को करता है साइंस का क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ना होना, तो इस वीडियो में आपको बाइलिंगुअल साइंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। यानी हर तरह से आपके लिए ये पूरा मॉक टेस्ट रेडी किया गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़रूर बताएगा कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया और क्वेश्चंस किस तरह से था, क्या नेक्स्ट वीडियो में सुधार की जाए। जो भी आपकी राय हो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मध्यकालीन समय में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज पर नियंत्रण के लिए 3 राजवंशों के बीच था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो इस पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। उसको याद रखने के लिए बस आप याद रखिए प्रति पारा यानी जो पारा का मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा, प्रति पारा मूल्य काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस आप इस तरह से याद रखिए प्रति पारा। का मतलब प्रतिहार, प्रति का मतलब प्रतिहार, पा का मतलब हो जाएगा पाल और रा का मतलब राष्ट्रकूट। चालुक्य इसके अंतर्गत नहीं आता, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगर यहाँ पे हम कनौज की बात करें तो कनौज के संबंध में एक क्वेश्चन अक्सर ध्यान रखिएगा। जैसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट वन, इन शासकों ने तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिरों का निर्माण किया। उनकी कांस्य छवियों को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। ये शासक है, तो उनके शासक हम कह सकते हैं चोल। और आपको ध्यान में रखना है जैसे कि जो राजेंद्र प्रथम है चोल वंश के शासक थे, जिनके समय चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ, तो राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंड चोल की एक उपाधि भी धारण की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर शासकों की पहचान कीजिए। पहला पॉइंट कि वे रेशम के मार्ग को नियंत्रित वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। वे उप महाद्वीप के शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये जो बात कही जा रही है वो कुषाण वंश के शासकों के बारे में किया जा रहा है। सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व का कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। जैसे कि अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत के जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। ठीक है। जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% होता है। ये याद रखना, सी करेक्ट आंसर है। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, तो राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल के तहत लगता है और अब तक भारत में कुल 3 बार लगा है। कब कब, तो पहला आपका 1962, दूसरा 1971 और तीसरा हुआ था आंतरिक अशांति के कारण 1975। 1975 में कौन थे, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो है इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, सही कथन कौन सा नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा डाली गई ये सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए आप उसे देख सकें। और इसी तरह की फुल मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जो कि गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे बड़े हिस्सों में कवर करती है, बिल्कुल सही, जिसको अलुवियम जो कि हम लोग मिट्टी के नाम से जानते हैं, दोमट मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की काली मिट्टी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि काली मिट्टी जो है वो दक्कन का पठार साथ ही साथ पश्चिम का जो कुछ क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र हो गया आपका, ये गुजरात के कुछ हिस्से हो गए, तो उस तरफ ये कवर देखने को मिलता है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, रेगुर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सिक्किम, बिहार, ये सभी पॉइंट गलत है। बिहार में ज़्यादातर जो मिट्टियाँ हैं, उत्तर भारत की जो मिट्टियाँ हैं वो जलोढ़ मिट्टी है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ने उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन बी गलत है, आप इसे सुधार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, जिसके हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन,
चोल के शिलालेखों में वेलन वगाई, ब्राह्मदेव, सलाभोग, पल्ली चंदम का उल्लेख प्राय किया गया। यह सब क्या है? ये किसके श्रेणी में आते हैं? तो ये मैंने आपको जब लूसेंट हमारा जो चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था, अच्छी तरीके से सब चीज़ एक्सप्लेन किया गया। आप हमारे लूसेंट वाली सीरीज को जरूर फॉलो करिए, वहाँ पे आपको लूसेंट बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कराया जा रहा है, सब्जेक्टिव बुक को। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ाना शाम को 7 से 8 बजे के बीच वीडियो आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि ये होता है आपका वेलवन उगाई जो होता है वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव की बात करें तो ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को कहते थे। सालाभोग की बात करें तो जैसे पाठशाला से नाम से क्लियर होना चाहिए, पाठशाला सालाभोग, तो विद्यालय की रखरखाव की जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था। और पल्ली जो चंदम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैन संस्थानों को दान दी गई जो भूमि होती थी उसे कहते थे। तो ये भूमि से संबंध रखता है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों के सही कालक्रम का चयन करें। सही कालक्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश का जो समय था वो 1165 से 1192 तक था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआती शासक थे। उसके बाद इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो शासक बनी। यानी ये क्रम आगे की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश देखिए, गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक था। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक। तो यहाँ पे क्रम जो हमारा बन रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदगान शब्द को अक्सर भारत के मध्यकालीन इतिहास में देखा जाता है। बंदगान किसे संदर्भित करता है? बंदगान जो होता था फारसी में गुलामों को कहा जाता था। तो सैन्य सेवा के लिए जो खरीदे गए दास होते थे, विशेष दास होते थे, उन्हें कहा जाता था, ऑप्शन डी। संगम की कविताओं में मोवेंदार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मोवेंदार जो देख रहे हैं, मोवेंदार क्या होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा 3 शासक परिवारों के मुखियाओं जैसे चोलो, चेरो और पांड्यों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन शासकों को लोकप्रिय रूप से दक्षिणापंथ का स्वामी के नाम से जाना जाता है? दक्षिणापंथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है किस शासकों को? सतवाहन जिसके संस्थापक सिमुक थे। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था 1909, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी आपका ये 338 के ए होगा, 338 के ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, किस संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसी संघ शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे? संसद को। संसद को, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति को तैयार करता है, लागू करता है आरबीआई, और इसमें से मौद्रिक उपाय नहीं है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या ध्यान रखना है 45 होता है, ऑप्शन बी 45। नॉर्मली होता है कितना? 46, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में कम हो जाता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? मरुद्भिद। मरुद्भिद किसे कहते हैं? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है ज़ेरोफाइट। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि? हानिकारक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक, यानी कि ना ही प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। तो टीएमवी जो वायरस होता है वो किसी में नहीं आता। तो टीएमवी एक प्रकार का वायरस है, सबसे पहला खोजा गया ये आपका वायरस था, और इसकी खोज इवानोव्स्की ने 1892 में किया था, ध्यान रखिएगा। जो वायरस होते हैं उन्हें हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन ये है कि जुलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली कौंडिन्यू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? नागाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू करेक्ट होगा, ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नागरिक सेवा के प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? भारतीय नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं कर्नेवालिस, लॉर्ड कर्नेवालिस, सी विल बी करेक्ट आंसर। जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या है? जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ होता है विजेता। विजेता, सी करेक्ट होगा, विजेता।
अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था? अकाल संहिता को कब प्रचारित किया था? तो 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है तो श्योक भी होता है, झेलम होता है, चिनाब होता है, लेकिन कोसी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग को अमरूद याद रखिए, अमरूद, अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अमरूद, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जैवमंडल, जैवमंडल ये याद रखना है। जैवमंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जैवमंडल। ठीक है। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष AK गोयल, आदर्श कुमार गोयल है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो एक था आपका वन्यजीव अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेन नोड का निर्माण कहाँ पे होता है, किस में होता है? गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेन नोड का निर्माण किस में होता है? तो ये निर्माण होता है आपका पक्षियों में, पक्षियों में, ऑप्शन बी, पक्षियों में। अगला क्वेश्चन की गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, गॉसिपियम को हम लोग सामान्य भाषा में कपास के नाम से जानते हैं, कपास। तो कपास जो होता है वो मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी, मालवेसी कुल के अंतर्गत। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑप्शन बी। ठीक है, पोमोलॉजी होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा जैसे माइकोलॉजी किसको कहते हैं? माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और फाइकोलॉजी की बात के सवालों का अध्ययन होता है। एग्रिस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? गैम्बूसिया, गैम्बूसिया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हेनले लूप पाई जाती है, हेनले लूप पाई जाती है किसमें? हेनले लूप मिलता है वृकक यानी किडनी में, ऑप्शन डी किडनी होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? कौन बना सकता है? तो ये कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 26 सितंबर को, 26 सितंबर करेक्ट आंसर होगा। और जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। 21 मार्च को शायद वानिकी दिवस मनाया जाता है, शायद, हाँ बिल्कुल वानिकी दिवस ही आपका। नेक्स्ट वन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में परिवर्तन करें राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, वो आपका कौन सा संविधान संशोधन की बात की जाती है? तो तीसरे संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक प्राइड, प्रिजुडाइज और पंडिट्री के लेखक कौन है? इसके लेखक है शशि थरूर, शशि थरूर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधे जिम्मेवार होते हैं किसके? तो जो जाइलम होता है, जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों के लिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? किसके सुझाव पर? तो डी होगा करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कन्नड़ साहित्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पंप, पोन और रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप प्रथम या फिर आदि पंप ने बौद्ध आराधना की रचना की थी, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। इसकी जो कि आदि पुराण की इन्होंने रचना किया था, तो यहाँ पे जो गलत होगा ऑप्शन बी। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, जैसे पोन ने शांति पुराण की रचना की, रन ने अजीत पुराण की रचना की, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, पढ़ सकते हैं। देखिए, पंप प्रथम अथवा आदि पंप ने आदि पुराण की रचना की थी। पंप का विक्रमार्जन जो विजय है तथा रन का साहस भी विजय महाभारत के कथनाक पर आधारित है। इंग्लैंड में गृह युद्ध
किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के समय में। और जस्ट अभी मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मास्टर वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति भी हुआ था 1688 में। वो किसके समय? जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, जेम्स द्वितीय के समय में। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? तो जस्ट अभी बात किया इंग्लैंड में। कब? 1688। इंग्लैंड में 1688 में। किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला? किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? वो है एसबीआई। एसबीआई, ऑप्शन सी। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दी जाती है। कुल 5 लोगों को मिला था 2021 में। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका राइट आंसर है। लद्दाख का राज्य पशु किसे घोषित किया गया? लद्दाख का राज्य पशु किसे घोषित किया गया? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, जबकि ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है यानी कि काली गर्दन वाली जो क्रेन है उसे पक्षी घोषित किया गया, राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल के साथ ने साथ नामक पहल की शुरुआत की? राज्यपाल फिर या फिर उपराज्यपाल ने साथ नामक एक पहल की स्टार्टिंग की है, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जो राज्यपाल मनोज सिन्हा है इन्होंने 1 सितंबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक एक उद्यम कार्यक्रम लॉन्च किया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि टेक्यान से क्या तात्पर्य है? टेक्यान, तो बताइएगा टेक्यान का संबंध क्या होता है? प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चलने वाले जो कण होते हैं उसी को कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तरंग दैर्घ्य। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी, केवल संवहन। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर असम के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन सी। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की गई है? आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की गई है यहाँ पे? तो ये होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। जोसेफ मेज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। एकीकरण में सबसे जो बड़ा बाधक था वो था ऑस्ट्रिया, और इटली की जो समस्या थी किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? काउंट काबूर। और इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? वो था गैरिबाल्डी। यंग इटली जो है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने किया था, ये याद रखना है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाते हैं विशाख दत्त, ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गैरिबाल्डी के द्वारा, ऑप्शन बी, गैरिबाल्डी। प्लाज्मिड में क्या है? प्लाज्मिड जो कि क्या है? तो प्लाज्मिड में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कि जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिकी पदार्थ होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? किस पोर्टल को लॉन्च किया? ई गोपाला। ई गोपाला पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया? मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य बन चुका है गोवा। बी विल बी राइट आंसर, गोवा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वेरेस्टापेन, और ये नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। दूसरा स्थान मिला इनको रसेल विलियम्स को, तीसरा स्थान लुइस हैमिल्टन को मिला था बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 में। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सी पदक जीती थी? अवनी लखेरा ने, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन ई हुआ करेक्ट आंसर, स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया? मेरा काम मेरा मान योजना स्टार्ट किया गया पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा। सी विल बी अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने चिकमंगलुर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? चिकमंगलुर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है किसने? कर्नाटक। कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है।
गीजा किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? गीजा किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? क्या बनेगा राइट आंसर? गीजा जो होता है वो नील, आपको पता है कि मिस्र जो है वो नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, तो गीजा आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नहर किस भारतीय राज्य में? इंदिरा गांधी नहर जो कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ये राजस्थान हरिके बैराज से निकलता है, ऑप्शन ई। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंप्यूटर की कीबोर्ड का क्या काम होता है? कंप्यूटर की कीबोर्ड का काम क्या होता है? कंप्यूटर का कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो ये टाइप करना, इनपुट डालना यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। इनपुट डालना उसका कार्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड से कंप्यूटर में जो एफ से प्रयोग होने वाला फंक्शंस की होता है, फंक्शंस की, तो इनकी संख्या कितनी होती है? फंक्शंस की संख्या कितना है? जैसे आपने ऊपर में देखा होगा F1, F2, F3 करके इस तरह से रहता है, ये F12 तक रहता है, S12 यानी 12 इनकी संख्या होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया किस INS को? INS हंस को। भारत का पहला डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु। कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों में बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया गया? हैदराबाद, IIT हैदराबाद, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में निम्न सिद्धांतों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिया गया, एक तरफ जो कि सिद्धांत है और दूसरी तरफ प्रतिपादन करता है। बिग बैंग जो सिद्धांत था, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। साम्यावस्था जो सिद्धांत है ये दिया गया था थॉमस गोल्ड और हर्बन बॉन्डी के द्वारा, तो ये पॉइंट गलत। साथ ही साथ दोलन जो सिद्धांत है ये दिया गया था एलन संडेजा के द्वारा, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ उल्टा मैच किया गया, सिर्फ और सिर्फ सही क्या है? एक, यानी कि करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा केवल एक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध झील है और दूसरी तरफ नदी है। गोविंद सागर झील, सतलज नदी। कोलेरू झील की बात करें तो ये कृष्णा और गोदावरी के मध्य में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर और बुल्लर जो झील है झेलम नदी पर, ये बिल्कुल सही है। कयाल का अर्थ क्या होता है? कयाल का अर्थ क्या होता है? कयाल जो होता है वो केरल में लैंगून झीलों को कहते हैं, केरल के लैंगून झील कयाल के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन बी। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958, ऑप्शन सी। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? सी करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध ये स्थलीय ग्रह के अंतर्गत आते हैं, यानी स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति से पहले के जो 4 ग्रह हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्थलीय ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन है, ये पॉइंट गलत है, ये उल्टा कथन कह रहा है, इसमें है ही नहीं, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है और इस कारण से यहाँ पे दिन का जो तापमान होता है काफ़ी उच्च होता है, जबकि जो रात होती है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फीली होती है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि लगभग ये पृथ्वी के समान ही है, इसका घनत्व और ये जो आकार है वो लगभग समान होता है, तो पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का बहन, ये सभी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही है केवल और केवल 1 और 3 सही है, सी को टिक करेंगे, 1 और 3। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र को मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात किस देश में? यानी गोल्डन त्रिभुज है किसके, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत? तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, तीनों के देश शामिल होते हैं। यहाँ पे डी होगा बिल्कुल सही आंसर। ट्रिक क्या था? ट्रिक आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। माया थाई, माया नाम की कोई लड़की है, उसे कहा जाता है माया गोल्डन थाली लाओ। माया नाम की कोई लड़की है, उसे हम लोग बोल रहे हैं गोल्डन थाली लाओ। थाली का मतलब थाईलैंड और लाओ का मतलब लाओस, थाली लाओ, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ कौन सुमेलित है? हिंद स्वराज, इनकी जो रचना थी हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया का संबंध होता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने भवन सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके भवन पहुंचने में लगने वाला जो सामान्य समय है वो कितना होगा। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आपको मिले तो वास्तविक समय हम जब निकालते हैं t बराबर, डायरेक्ट करना क्या होता है, जो आपके पास भिन्न दिया गया ऊपर वाले को ऊपर में रखिए, नीचे हम क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और जो समय हमारा दिया गया था कितना देरी हो रहा है 20 मिनट का, तो ये बस राइट आंसर हो गया 60 मिनट करेक्ट आंसर है। अगर 60 मिनट ना हो तो 1 घंटा दिया रहेगा, आप उसे टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोट में डीएम को 52 लिखा जाता है। डीएम जो है इसको 52 लिखा जाता है, तो कैसे लिखा गया, डी आता है 4 नंबर पे अल्फ़ाबेट में और एम आता है 13 नंबर पे, 13 चौका 52 गुना किया गया। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे सी ओ को लिख लेते हैं। सी ओ कितना नंबर है, सी कितना पे आएगा 3 और ओ आएगा 15, यानी 15 तिया 45, ये हो गया करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है 8,9,72, 8,9,72, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे 8,9,72 हो जाएगा इस तरह से, लेकिन फ्रेंड्स ये अगर हम ये देखें तो ऑप्शंस पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया। देखिए एक ऑप्शन से 8, 25 और यहाँ पे आपका 200, एक ऑप्शन पे थोड़ा दिक्कत करेगा 27, 4, 108, ठीक है। आप कहेंगे इन दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे ये कैसे किया गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले वो देखना पड़ेगा जो पहले क्यूब हो दूसरा स्क्वायर हो। तो यहाँ पे देखेंगे पहले 2 का क्यूब और उसके बाद 5 का स्क्वायर किया गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, और अगर हम इसको देखें तो पहले क्यूब हो जा रहा है 3 का क्यूब और बाद में स्क्वायर होगा, ये हम नहीं कहेंगे। पहले हम देखेंगे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 25 अटे 200 होता भी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट में अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी धन पूर्णांक, और आगे प्रश्न में दिया गया है कि ए क्यूब और बी स्क्वायर बराबर 72 दिया गया, तो हमें पूछा कि ए प्लस बी का मान बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा हम 2 डिजिट लें जिसका अगर क्यूब करते हैं और स्क्वायर करके गुना करते हैं तो 72 आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 का आप स्क्वायर कर लो और 2 का, सॉरी क्यूब पहले क्यूब करना है ना, सॉरी, तो पहले अगर हम क्यूब कर लें और उसके बाद स्क्वायर कर लें इस तरह से, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9, 72 आ जाएगा। यानी हमने ये देखा कि ए जो बनेगा वो 2 है और बी जो बनेगा वो 3 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों को जोड़ने के बाद बताइए क्या होगा 5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की गुणनफल 122 का जो कि होल पावर में दिया गया 173, 122 के पावर में 173, हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना, इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट का जो आपका पावर रहता है उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट कट जाता है तो वो 4 से कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 73 उठाते हैं तो 18 चौका 72, एक शेष बचता है, जो शेष बचता है लास्ट वाले यूनिट पर उसको चढ़ा दीजिए, यानी 2 एकम 2। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। यानी इन सभी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में डिजिट आएगा वो आपका 2 आएगा, क्लियर 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो साइकिल से वापस आता है। यदि संपूर्ण यात्रा में उसे 18 घंटे का समय लगता है तो बताइए कि कुल दूरी कितनी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। देखिए हम इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो कोई दूरी है डिस्टेंस को कवर करता है, अगर कार से जाता है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसी दूरी को जब वो वापस आता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल से आता है, और उन सभी में उसको समय कितना लगता है 18 घंटे का समय लगता है। अब ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शंस दिया गया वो डी का मान दिया गया। आप चाहो तो इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हम अगर उतना करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं ऑप्शंस पे रख देते हैं, ऑप्शंस को रखेंगे। अगर मैं डी के जगह पे 80 रखता हूं तो 35 से कटेगा नहीं। अगर मैं 120 रखता हूं तो भी 35 से नहीं कटेगा। 140 रखूं तो 35 से कट जाएगा। तो चलिए 140 रख लेते हैं। मैं मानता हूं कि डी जो होगा वो 140 है। 140/35 प्लस 140/10
बराबर में 18 आना चाहिए। तो 35 चौका 140, 10 यहाँ से कट जाएगा 14 बार में, 14 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो कि बराबर में आप का देख रहे हैं 18। यानी सही आंसर क्या बन गया 140, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो दोनों का एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6:15 पर एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए देखते हैं। 6:15 कैसे करते हैं इसको बनाने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 30 गुने घंटा, और यहाँ पे हम जो साइन रखते हैं वो दोनों में से किसी तरह से घटा सकते हैं। ये माइनस का साइन आप मत समझिएगा, जहाँ पे भी घटाने की जरूरत होगी इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ये एक साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 11 गुने मिनट, 11 गुने मिनट बटे 2। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, ये आपका क्या घंटा है और ये आपका मिनट है, तो 30 गुने 6 घंटा वाला रख लिया मैंने, और 11 गुने मिनट 15 दिया गया बटे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180, और उसके बाद हम यहाँ पे ये कर लेते हैं 15 में 11 गुना करेंगे तो 165 बटे 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि आपका जो एलसीएम लेकर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी की 36, 360 में से 165 घट जाएगा बटे 2, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 195, 195 बटे 2, और ये आपका हो जाएगा 97.5, यानी इतना डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों एंगल के बीच, यानी दोनों सुइयों के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही एक 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 320 तो ट्रेन की लंबाई खुद है और वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी कितने सेकंड में, 24 सेकंड में पार कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या है 120, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने इसको 5/18 से में गुना कर दूंगा, तो 18 को ऊपर भेज देते हैं, बराबर में 24 सेकंड में कवर करा, समय बराबर दूरी बटे 4। बात समझ में आया। अब इसको करते हैं, तो देखिए 6 चौका 24 और 6 तिया 18, इसको हटाएंगे तो 40 बार में ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा 320 प्लस एल बराबर 5 चौका 20, 200 गुने 4 आपका 800, यानी एल का जो मान निकलेगा कितना निकल जाएगा 800 में से 320 घटा देंगे तो एल का जो मान है वो कितना हो जाएगा 480। ठीक है, 480 क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 480। अब ध्यान से समझिएगा, एक आदमी उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है, तो हमें यहाँ पे चाल बताना है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा उसका, जो स्पीड है स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, समय उसका लग रहा था कितना 4 मिनट, लेकिन मिनट है तो हम इसको चेंज कर देंगे सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर दिया गया, तो मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, इसको घटाएंगे तो 8, 4 दूनी की 8, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में 480 मीटर के प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ध्यान समझेगा, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद ये इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि वह एकांतर दिनों में काम कर दे, एकांतर दिन का मतलब पहले अगर पी काम करता है तो दूसरे दिन क्यू करता है, फिर तीसरे दिन पी करता है, चौथे दिन क्यू करता है, एकांतर एक दिन गैप करके करते हैं। तो क्वेश्चंस में कि पी कार्य प्रारंभ करता है तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि पी स्टार्ट करता है तो पहले दिन 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन क्यू करेगा तो 2 यूनिट काम किया, यानी 2 दिन में टोटल 5 यूनिट का काम हुआ, टोटल 5 यूनिट करना को कितना है टोटल 30 यूनिट करना है, यानी 2 दिन में 5 यूनिट, तो मैं 6 से गुना कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा 12 दिनों में वो 30 यूनिट कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल समय कितना लगा 12 यूनिट, 12 डेज का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का जो मूल्य है 50% बढ़ा दिया जाता है, तो एक उपभोक्ता को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50/150 गुणे 100, तो 50 तिया ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी 100/3 का मतलब 33, देख सकते हैं 33.33 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2/3, 5/6, 11/15, 7/18 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं भिन्न को कैसे करना है। ठीक है, देखिए मेथड 2 हो सकता है, एक तो आपका एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, 3, 6, 15 और 8 का एलसीएम डायरेक्ट लेकर के कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2/3 को पॉइंट निकाल कर भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63@81 लिखा गया, ध्यान से समझते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 63@81 लिखा गया, बराबर में 2 लिखा गया, कैसे लिखा गया पहले ये समझ लेते हैं।
अगर हम यहाँ पे समझे, देखिए अगर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंसेस में देखिएगा, 6 और 8 का डिफरेंस कितना 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, यानी कि 22 का यूनिट डिजिट आप लिख लीजिए 2, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का यूनिट 2। ठीक उसी तरह से 54 लिखा गया 51 बराबर 3। यहाँ पर भी देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0 और इन दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे तो 3, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना मैंने लिखा था आपको 3 निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो 69/21 बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 8, ठीक है, सॉरी जोड़ नहीं है घटाना है ना, तो 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ पे घटाएंगे तो 8, लास्ट का यूनिट डिजिट 8, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए हम इसको साफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 60 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि जो कि उठाता है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा। जब भी हानि की बात की जाती है, इस तरह के प्रश्न दोनों में विक्रय मूल्य आपको दिखा रहा था, तो ऊपर में हम क्या करते हैं, ऊपर में सबसे छोटा वाले वैल्यू को पुट करिए और नीचे हमें घटा करके लिखना होता, सॉरी जोड़ कर लिखना होता। जब हानि की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 80 और गुने में 100। अगर वहीं पर क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात कर जाती तो हम लोग 60 में से घटा लेते 20 और नीचे 40 लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा, यानी 25% यहाँ पे आपका राइट आंसर है, 25%। इस तरह के क्वेश्चंस लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम समय में। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक पात्र में 3:2 अनुपात में दूध और पानी है। देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 100, तो 100 जब मिश्रण है तो हम कह सकते हैं कि मिल्क जो होगा वो 60 लीटर है और जो वाटर है वो आपका 40 लीटर है, क्योंकि तोड़ेंगे 3/5 तो आपका निकल जाएगा। देखिए अगर हम 100 को 3/5 करते हैं टोटल मिश्रण के साथ, तो 20 बचे 100, 20 30 60, ये 60 निकल जाएगा, ये 40 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है जब 40 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, तो जब 40 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो मात्रा कितनी निकलेगी, 3:2 के अनुपात में, तो 3/5 यानी कि 8 बचे 40 और 8 तरीके 24 लीटर निकल जाएगा आपका क्या, मिल्क। 24 लीटर मिल्क निकलेगा, तो बाकी जो शेष बचेगा 16 लीटर आपका ये पानी निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, अब प्रश्न में करते हैं, क्वेश्चंस में कह रहा है और उतना ही मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो पात्र में शेष दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे जो 60 लीटर था, 60 लीटर में से 24 लीटर तो निकल गया है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो 40 लीटर आपका शेष बचा हुआ था, 40 लीटर पानी है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी मिश्रण से देखिए कितना निकाला गया था, 16 मैंने निकाला। उसके बाद क्या कह रहा है, उतना ही इसमें, ध्यान दीजिएगा, उतना ही इसमें क्या है, शेष पात्र में मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अगर हमारे पास 40 है, 16 यहाँ से निकल गया, उसके बाद 40 इसमें ऐड कर दिया जाता है। यही तो क्वेश्चंस में कह रहा था। अब क्वेश्चंस में देखते हैं क्या होगा। ऊपर में हमारा 36 हो गया, नीचे क्या बनेगा, नीचे 80 में से 60 जब जाएगा तो आप कहेंगे कितना, 80 में से जो 16 जाएगा तो 64 कहेंगे। ठीक है, 64। तो अगर हम कटाते हैं 4 से तो 9 चौका 36, 16 चौका 64, जो रेशियो बनेगा 9:16 का बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे किया गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो रेशियो दिया गया था 3:2 का, टोटल मिश्रण था 100, तो जब मिश्रण 100 था तो मात्रा इनकी कितनी हो गई, दूध 60 लीटर, पानी 40 लीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसमें से मिश्रण में से 40 लीटर निकाला जाता है। जब मिश्रण में से 40 लीटर निकाला जाता है यानी कि कितनी मात्रा निकलेगी, दूध की मात्रा 24 लीटर निकल जाएगा और पानी की मात्रा 16 लीटर निकलेगा। तो क्वेश्चंस में और गिवन है कि उतना ही मात्रा पानी से, अगर मिश्रण निकाला जाता है तो उतना मात्रा क्या है कि पानी से बढ़ा दिया, पानी में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, मिश्रण से 40 लीटर निकाल कर वो पानी में डाल दिया जाता है। तो 60 लीटर जो दूध था उसमें से तो 24 लीटर निकल गया, और साथ ही साथ जो 16 लीटर है वो आपका दूध में पानी में से निकल गया, लेकिन 40 लीटर और डाल दिया गया, जो मिश्रण हटाया गया था वो आपका दूध में पानी में डाला गया। तो हमने यहाँ पे बस सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण एक आदमी अपने खपत को 10% कम करता है। पहले तो 30% की वृद्धि होती है, उसके बाद उस खपत में अपना 10% कमी कर लेता है, प्लस माइनस 30 गुने 10/100। ठीक है, तो 00 से 00 खत्म, यहाँ पे 20 - 3 यानी कि 17% करेक्ट आंसर होगा। 17% की वृद्धि, ऑप्शन डी।
चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। समझिएगा क्वेश्चंस को। आइडियल, IDEAL, आइडियल। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को समझने से मतलब हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि अक्षर कहने का मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDE इस तरह समझिए। तो देखिए B और D के बीच कितना है, C गैपिंग है, एक लेटर का गैपिंग है। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो D और E के बीच कोई भी गैपिंग नहीं है, 0, तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह से देखना होगा, D और E के बीच कोई गैपिंग नहीं है, इसी तरह से। यानी कितने टोटल शब्द बनते हैं ऐसे, कितने अक्षर ऐसे बनते हैं जिनके बीच वही सीक्वेंस होना चाहिए जो कि हमारा अल्फाबेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D और E सिर्फ और सिर्फ एक ही देख रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं देख सकते। जैसे अगर हम A और D देखें तो A के बीच आप देख सकते हैं 2 गैपिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी तो सिर्फ एक ही है। तो कोई कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आप बना सकते हैं, जो कि D और E। राइट, D और E बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल और केवल एक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 82, 25, 74, 40, 66 और बताना है कि क्या आएगा। देखिए इस सीरीज में क्या है, अगर आप इस सीरीज को ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे 2 सीरीज बनेगा। पहला सीरीज ये कि आप देख सकते हैं ये और दूसरा सीरीज ये और इसके बाद ये। तो पहले सीरीज में हम देख रहे हैं क्या किया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो -8 की कमी की जा रही है। -8 बिल्कुल सही है ना, 74 और 6 80 और 2 82, यानी कि -8। फिर से यहाँ पे देख लीजिए -8 की कमी की जा रही है, यानी ये जो सीक्वेंस चल रहा है आपका -8 चल रहा है। लेकिन ऊपर वाले की बात करें तो इसमें क्या है 15, 25 और 40, यानी 15 जोड़ा गया। इसमें भी हम 15 जोड़ देते हैं, तो 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, यानी सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी 55। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये जो पूरा मॉक टेस्ट था पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के और भी हमारे साथ टेस्ट के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से मज़ेदार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।